रात का वक्त था। लाहौर के पोश इलाके में वकार अली का शानदार बंगला जगमगा रहा था। 3 मंजिला ये घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, चमकते फानूस और कीमती इतालवी टाइल से सजा हुआ ये बंगला शहर की सबसे महंगी जायदादों में शुमार होता था। वकार अली चौधरी शहर का मारूफ बिजनेसमैन था। इसकी कंपनी चौधरी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से लेकर रियल एस्टेट तक फैली हुई थी। 48 साल की उम्र में वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल था। डाइनिंग हॉल में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। क्रिस्टल का खूबसूरत फानूस धीरे धीरे झिलमिलाता हुआ माहौल को मजीद पुरकशिश बना रहा था। मेज पर कीमती बर्तन, हाथ से बनी प्लेटें और चम्मच चमक रहे थे। उन सब के दरमियान बैठी थी उसकी खूबसूरत बीवी महक, सफ़ेद रेशमी साड़ी में लिपटी, मुस्कराती हुई अपने नाजुक हाथों से शौहर को खाना पेश कर रही थी। महक की उम्र 35 साल के करीब थी, मगर वो अब भी किसी 25 साला लड़की जैसी लगती थी। इसके लंबे सिया बाल, तीखे नकूश और हल्की लिपस्टिक वाले लब इसे पुरकशिश बनाते थे। लेकिन आज इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक बेचैनी जिसे वकार महसूस न कर सका। वकार ने मुस्करा कर कहा, आज तो खाने की खुशबू लाजवाब लग रही है, खास तौर पर बिरयानी की। महक ने नर्म लहजे में जवाब दिया, आपके लिए ही तो खास तैयारी की है। आज मैंने खुद मसाले तैयार किए हैं। मगर डाइनिंग हॉल के बाहर बावर्ची खाने के करीब एक और शख्स भी था, एक 11 साला गरीब बच्चा हसन। इसके कपड़े फटे हुए पांव, नंगे बाल उलझे हुए और आंखों में मासूमियत थी। हसन अपनी मां नसीम के साथ काम करने आया था। नसीम पिछले 5 साल से चौधरी खानदान के यहाँ मुलाजमा थी। 40 साल की उम्र में भी वो बहुत मेहनती थी। सुबह 6 बजे आती और रात 9 बजे तक काम करती। इसके शौहर का 3 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। तब से वो और हसन एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। आज सुबह महक ने कहा था कि आज तुम्हारा बेटा भी साथ ले आना, मेहमान ज्यादा हैं, काम बढ़ जाएगा। नसीम ने खुशी खुशी हाँ कर ली थी। हसन को भी शौक था इतने बड़े बंगले को करीब से देखने का। शाम के 7 बजे से वो अपनी माँ के साथ काम में लगा हुआ था। कभी बर्तन धोता, कभी झाड़ू लगाता। अचानक इसे प्यास लगी तो वो पानी पीने बावर्ची खाने में गया। वहां महक खाना लगा रही थी। हसन ने देखा कि वो बिरयानी 2 अलग प्लेटों में निकाल रही थी। एक बड़ी प्लेट जिस पर इंग्लिश के हुरूफ लिखे थे, ये वकार की खास प्लेट थी। अचानक महक ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, फिर पर्स से एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट निकाला। वो पैकेट इतना छोटा था कि किसी की नजर भी ना पड़े। हसन दरवाजे के पीछे छप गया। महक ने आहिस्तगी से पैकेट खोला, इसमें से सफ़ेद पाउडर जैसी चीज निकाली और वकार की प्लेट में बिरयानी के ऊपर छिड़क दी। फिर जल्दी से चम्मच से मिक्स कर दिया ताकि कुछ नजर न आए और पैकेट वापस पर्स में रख लिया। दूसरी प्लेट अपने लिए बिल्कुल साफ रखी, इसमें कुछ ना डाला। हसन की सांसें रुक गईं। बचपन के ज़हन ने समझ लिया कि कुछ गलत है। माँ ने हमेशा कहा था कि अगर कोई चुपके से किसी के खाने में कुछ डाले तो वो खतरनाक होता है। वो कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा, दिल में सवालों का तूफान था। क्या ये जहर है? क्या महक आंटी साहिब को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? वो दबे पांव वहां से निकला और अपनी माँ के पास भागा। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ, साहिब के खाने में कुछ डाला गया है। इसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। नसीम ने झाड़ू एक तरफ रखी और परेशानी से बोली, क्या कह रहा है पागल? क्या डाला है? अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा, महक आंटी ने साहिब की प्लेट में सफ़ेद पाउडर डाला है, अपनी में नहीं। नसीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी ये बात बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। चुप कर जा बेटा, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, उनमें बोलना नहीं चाहिए। तुझे गलतफहमी हुई है। नहीं अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो इधर उधर देख रही थीं कि कोई देख ना ले। नसीम के हाथ कांपने लगे। वो नसीम जानती थी कि हसन झूठ नहीं बोलता, मगर ये भी हकीकत थी कि अगर उसकी बात गलत निकली तो उनकी नौकरी खत्म हो सकती थी। बेटा चुप हो जा, हमारा काम यहाँ सफाई करना है, बाकी बातों में दखल देना ठीक नहीं। चल अपना काम कर, नसीम ने दबे लहजे में कहा। मगर हसन का दिल नहीं मान रहा था। इसे मालूम था कि वकार साहिब अच्छे इंसान हैं। वो अक्सर इसे चॉकलेट देते थे और उसकी माँ की तनख्वाह भी वक्त पर अदा करते थे। इसे लग रहा था कि अगर वो खामोश रहा तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वो बेचैनी से किचन और डाइनिंग रूम के दरमियान चक्कर लगाने लगा। 15 मिनट बाद इसने देखा कि महक प्लेट उठाकर डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही है।
वकार साहब अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि अब वक्त बहुत कम है। जैसे ही वकार साहब ने चम्मच उठाया और खाना खाने लगे, हसन भागता हुआ डाइनिंग हॉल में घुसा और पूरी ताकत से प्लेट झटक दी। प्लेट जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बट गई। कीमती बर्तन के टुकड़े पूरे हाल में बखर गए। बिरयानी, सब्जी, रायता सब कुछ मार्बल के फर्श पर फैल गया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। वकार साहब चौंक कर खड़े हो गए। उनकी शर्ट पर खाने के कुछ छींटे लग गए थे। महक की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। नसीम बावर्ची खाने से भागती हुई आई और ये मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। सबसे पहले महक चलाई, पागल हो गया है क्या? मेरे शौहर का खाना जमीन पर फेंक दिया। पता है कितनी महंगी प्लेट थी ये? ये तो खास बाहर से मंगवाई गई थी। वकार गुस्से से हसन की तरफ बढ़ा। कौन है तू? यहां कैसे आया? ये क्या बदतमीजी है? क्यों फेंकी प्लेट? हसन का पूरा जिस्म कांप रहा था। इतने बड़े लोगों के सामने खड़े होकर बात करना आसान नहीं था, मगर वो जानता था कि इसे सच बोलना होगा। कपकपाती आवाज में वो बोला, साहिब, मैंने अपनी आंखों से देखा। बेगम साहिबा ने आपकी प्लेट में कुछ डाला था, सफेद पाउडर जैसा कुछ। मैं नहीं चाहता था कि आप वो खाना खाएं। वकार के चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों जाहिर थे। चुप कर, एक नौकर की औलाद होकर मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहां से वरना पुलिस बुला लूंगा, वकार ने सख्त लहजे में कहा। महक ने फौरन आंसू बहाने शुरू कर दिए, जैसे वो किसी फिल्म की अदाकारा हो। देखा वकार, ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैं तो इस और उसकी मां पर तरस खा के उन्हें रखा हुआ था। मैंने उनकी कितनी मदद की और ये हैं कि मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं कभी किसी के खाने में कुछ नहीं मिलाती। नसीम आगे बढ़ी, हसन का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, साहिब मुआफ कर दीजिए। ये बच्चा है, गलत समझ गया होगा। बरा करम दरगुजर कर दीजिए। मगर हसन खामोश ना हुआ। इसे मालूम था कि सब इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन वो सच बोल रहा था। इसने पूरी हिम्मत जमा की, आवाज लरज रही थी, मगर वो बोला, साहिब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बेगम साहिबा वही खाना खा ले जो आपकी प्लेट में था। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाया गया तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये सुनकर कमरे में एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। महक का चेहरा पीला पड़ गया, इसके एतमाद का रंग उतर गया। हकलाते हुए बोली, क्या बकवास है ये? मैं किसी और की प्लेट का खाना क्यों खाऊं? मेरा खाना अलग रखा है। वकार, जो अब तक गुस्से में था, अचानक खामोश हो गया। इसने महक की आंखों में देखा, वहां खौफ था। इसके माथे पर पसीने की बूंदें उतरने लगे, हालांकि कमरे में एसी चल रहा था। वकार ने गहरी आवाज में पूछा, हसन तो ने ठीक ठीक किया देखा था? सारी बात साफ साफ बता। हसन ने लरसती आवाज में कहा, साहिब, मैं पानी पीने किचन में गया था। वहां बेगम साहिबा 2 प्लेटों में खाना लगा रही थी। आपकी प्लेट में उन्होंने एक छोटे से पैकेट से सफेद पाउडर प्लेट में डाला और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अपनी प्लेट में कुछ नहीं डाला। हसन ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वकार ने आहिस्ता लहजे में पूछा, महक, क्या हसन जो कह रहा है वो सच है? महक खामोश रही। इसने नजरें झुका लें और कुछ ना बोली। वकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन पर बिखरा हुआ खाना देखा, फिर महक की तरफ निगाह की। अगर ये खाना महफूज है तो तुम इसे खा लो। जमीन पर जो थोड़ा सा बचा है वही खा लो। ओ महक घबरा कर पीछे हट गई। मुझे भूख नहीं है, और ये तो जमीन पर गिर गया है, गंदा हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर किचन में जाकर अपनी प्लेट का खाना ले आओ और इसी में ये खाना मिला दो, फिर खा लेना। अब सब समझ चुके थे कि बच्चा सच बोल रहा है। माहौल संजीदा हो गया। वकार ने फौरन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन किया, राजू, तुम और मुनीर फौरन ऊपर आओ, इमरजेंसी है। 2 मिनट बाद दोनों गार्ड्स डाइनिंग रूम में पहुंच गए। वकार ने हुक्म दिया, महक के कमरे की तलाशी लो, ध्यान से देखना, अगर कोई छोटा पैकेट अडिबिया मिले तो ले आना। महक चलाई, तुम मेरे कमरे की तलाशी नहीं ले सकते, ये गलत है। वकार ने सख्त लहजे में कहा, गलत तो ये है कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया। इसकी आवाज में गुस्सा और टूट फूट दोनों शामिल थे। 15 मिनट की तलाशी के बाद सिक्योरिटी गार्ड वापस आया। इसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक पैकेट था जिसमें सफेद पाउडर था। साहिब, ये मैडम के पर्स में छुपा हुआ था। वकार ने पैकेट हाथ में लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हसन ने बताया था। अब साजिश साफ हो चुकी थी।
महक रोने लगी, मगर ये पछतावे के नहीं बल्कि पकड़े जाने के आंसू थे। वकार की आंखों में गुस्से और दुख के आंसू आ गए। 12 साल की शादी, इतना प्यार, इतना भरोसा, सब एक लम्हे में खत्म हो गया। क्यों किया तुमने ये सब महक? मैंने तुम्हें किस चीज की कमी दी थी? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर क्यों? महक ने सर झुका लिया और टूटी हुई आवाज में बोली, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, राहिल के साथ। अगर तुम जिंदा रहते तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाती। तुम मुझे छोड़ते ही नहीं। वकार को वो नाम सुनकर झटका लगा। राहिल, महक का पुराना दोस्त, जो पिछले कुछ महीनों से अक्सर घर आने लगा था। वकार की आवाज लरज गई। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, दौलत, इज्जत, प्यार, इज्जत नफस, हता के तुम्हारे घर वालों की भी मदद की, और बदले में तुमने मुझे जहर दिया, धोखा दिया। इसने फौरन पुलिस को फोन किया। आधे घंटे में पुलिस की गाड़ी आ गई और महक को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर एक कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। वकार ने हाथ जोड़कर नसीम से कहा, बहन जी, आपका बेटा मेरी जिंदगी का मुहाफिज है। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। अब आप लोग किसी झोंपड़ी में नहीं रहेंगे। वो हसन के पास गया, इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज से तुम पढ़ोगे। लाहौर के बेहतरीन स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जो बनना चाहोगे मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नसीम की आंखों से आंसू बहने लगे। साहिब, हमने तो बस इंसानियत निभाई है, ये हमारा फर्ज था। वकार ने मुस्करा कर कहा, बहन जी, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी इंसानियत और आपके बेटे की हिम्मत की वजह से। इसी दिन वकार ने हसन और नसीम के लिए एक अच्छा फ्लैट बुक करवाया और नसीम को अपनी कंपनी में बेहतर नौकरी दे दी।